नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज की इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे एक सुपर सितारे की, यानी कि संजय दत्त की, और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव क्या उनकी कुंडली में हैं, क्या कहती है उनकी कुंडली, उनका वक्त कैसा चल रहा है, आने वाला वक्त उनका कैसा होगा, और फिलहाल ईश्वर की कृपा से और सरकार के नियमों के सपोर्ट से वो बाहर आ चुके हैं। जेल की यात्रा पर चले गए थे और एक जीवन के मुश्किल दौर से निकलते हुए फिलहाल दिख रहे हैं। तो क्या आने वाले वक्त में सितारे उनका साथ देंगे? आने वाला वक्त उनके लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? क्या कहती है उनकी कुंडली? चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि आखिर संजय दत्त की कुंडली में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि उनकी जिंदगी जिग-जैग की तरह चली, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत नीचे। संजय दत्त की कुंडली की खास बातें क्या हैं, पहले हम यही समझते हैं। देखिए, जो विवरण हमारे पास उपलब्ध है उस विवरण के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो संजय दत्त की जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये वृश्चिक लग्न की बनती है और इनकी राशि बनती है वृषभ राशि। वृश्चिक लग्न, वृष राशि, यानी चंद्रमा सप्तम भाव में उच्च राशि का बैठा हुआ है। दशम भाव जो कि कर्म का भाव मानते हैं, राज्य का भाव मानते हैं, रोजगार का भाव मानते हैं, वहां पर शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है, शुक्र और मंगल का योग है। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, मंगल लग्न का स्वामी है, और शुक्र मंगल का योग जब भी कुंडली में होगा, खासतौर से वृश्चिक लग्न में, तो व्यक्ति को प्रसिद्धि और सफलता दोनों ही देगा। शुक्र मंगल का योग अद्भुत आकर्षण भी पैदा करता है, और संजय दत्त का वो दौर शायद आपको याद होगा जब इनका जादू चारों तरफ चला करता था, जब इनके जलवे चारों तरफ बिखरे हुए थे। शुक्र और मंगल की वजह से ही संजय दत्त की प्रसिद्धि में आज भी कमी नहीं आई है। मुश्किलें तो जिंदगी में आई हैं, बट इनकी पॉपुलैरिटी में, इनके सम्मान में, इनके आगे बढ़ने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। और शुक्र मंगल की वजह से ही बहुत कम उम्र में ही ये स्टार बन गए थे। रॉकी नाम की एक फिल्म आई थी और उस फिल्म से ही, पहली फिल्म से ही सफलता का स्वाद इन्होंने चख लिया था। शुक्र और मंगल वृश्चिक लगन में, कर्म भाव में, इनके लिए बेहतरीन संकेत बनाते हैं, और ये सितारे इनको बहुत जल्दी सितारे बना दिए, ऐसा हम कह सकते हैं। इनका सूर्य भी बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, मजबूत कहेंगे हम सूर्य को। कर्म भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठेगा तो यकीनन मजबूत होगा। सूर्य इनका मजबूत है, और राहु इनका एकादश भाव में है, 11th हाउस में है। अब भाग्य स्थान में सूर्य की वजह से और 11th हाउस में राहु की वजह से, इन दोनों ही कारणों से इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत रही है। चाहे वो स्वर्गीय नरगिस दत्त जी की बात करें, चाहे स्वर्गीय सुनील दत्त जी की बात करें, एक बहुत मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी रही है, और उस पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी फायदा इनको जीवन में समय समय पर मिलता रहा है। खास तौर से इनके पिता की स्थिति बहुत अच्छी रही है इनके जीवन में, और कारण उसका यही है कि इनके नवम भाव में सूर्य विद्यमान है, दशम भाव का स्वामी होकर बुध के साथ, और सूर्य बृहस्पति से केंद्र में बैठा हुआ है। इस वजह से इनके पिता की स्थिति बेहद मजबूत रही है, और आज भी पिता की इस मजबूत स्थिति का लाभ संजय दत्त उठा पा रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। एकादश भाव को कहते हैं रोग शत्रुओं के नाश का भाव। जीवन में जब कोई मुश्किल आती है ना, तो 11th हाउस को जरूर देखते हैं कि भैया एकादश भाव की पोजीशन क्या है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। एकादश भाव में इनके राहु बैठा हुआ है, और कहते हैं त्रिखष्ठे एकादशे राहु सर्वारिष्ट प्रशांतयेत। तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर राहु बैठा हुआ हो तो व्यक्ति के तमाम अरिष्टों का, तमाम समस्याओं का नाश होता है, और राहु की वजह से इनके जीवन की तमाम समस्याओं का निराकरण भी हुआ। फंसे तो जरूर, ये नहीं कहेंगे कि फंसे नहीं, मुश्किलें नहीं आई, बिल्कुल आई, और एक एक से एक मुश्किलें आई। कभी टाडा में फंस गए, कभी आर्म्स एक्ट का केस लग गया, कभी विवाह के मामलों को लेकर इनके ऊपर उंगलियां उठी, तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई, लेकिन हर समस्या में फंसने के बावजूद इनकी कुंडली का जो राहु है, राहु ने इनको मुश्किलों से बाहर निकाला, और न केवल निकाला, निकल कर ये और भी मजबूती से बाहर आए। टाडा में फंसने के बाद जब ये उम्मीद खत्म हो गई थी कि अब क्या होगा, टाडा से मुक्त हुए, आजाद हुए, और केवल आर्म्स एक्ट का ही एक मामला रह गया, जिसमें फिलहाल अब वो बाहर आ चुके हैं अपनी सजा पूरी करने के साथ।
तो राहु का कमाल है इस कुंडली में, और राहु का कमाल यही है कि तमाम समस्याओं में फंसकर भी संजू बाबा को राहु ने बाहर निकाल दिया। तकरीबन 8 महीने पहले, 8 महीने 16 दिन पहले इनकी सजा कम कर दी गई और बहुत जल्दी राहु ने इनके ऊपर कृपा की, टुकड़ों टुकड़ों में सजा पूरी करके कम मुश्किलों को उठाकर ये बाहर आ गए। तो संजय दत्त की कुंडली की ताकत दशम भाव में शुक्र मंगल आपको बताया, और साथ ही साथ नवम भाव में सूर्य, पारिवारिक बैकग्राउंड काफी ज्यादा मजबूत है। अब आप कहेंगे कि साहब अगर इतनी अच्छी कुंडली है तो जीवन में इतनी मुश्किल क्यों आई? कभी जेल गए, कभी ये आरोप, कभी वो आरोप, जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आई। कभी नशे का आरोप लगा, कभी अवैध हथियार रखने का आरोप लगा। आखिर क्या है ऐसा इनकी कुंडली में जिसकी वजह से जीवन में इतने ज्यादा दुर्भाग्य का सामना भी करना पड़ा इनको? देखिए, संजय दत्त की कुंडली की सबसे बड़ी समस्या है इनका चंद्रमा, इनका मून। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है, उच्च का चंद्रमा है, एग्जॉल्टेड मून है। वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में चंद्रमा बैठने पर आदमी को व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा बना देता है। चाहे वो जॉन मिल्टन की बात करें, चाहे वो प्रोतिमा बेदी की बात करें, सप्तम भाव का चंद्रमा वृश्चिक लग्न में आदमी को सुपर सितारा बना देता है। लेकिन ये चंद्रमा आइसोलेटेड है, अकेला है, और अकेले चंद्रमा के बारे में हम सब जानते हैं कि अकेला चंद्रमा केमद्रुम योग पैदा करता है। अकेला चंद्रमा जीवन को नर्क बना देता है कभी कभी, और यहां पर इस चंद्रमा ने वो मुश्किल पैदा की है। ये माता के सुख में कमी करता है। संजय दत्त जी की माता जी का देहांत काफी पहले ही हो गया था, हम सब जानते हैं। माता के सुख में कमी करता है, पत्नी के सुख में कमी करता है, और परिवार के सुख में भी कमी पैदा करता है। सप्तम भाव का आइसोलेटेड चंद्रमा इनको भले ही एक बहुत अच्छा इंसान बनाता हो, एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनाता हो, या चाइल्डिश नेचर देता हो, लेकिन सप्तम भाव का चंद्रमा इनके जीवन में सुख को खींच लेता है, इनके जीवन में हार्मनी को वीक कर देता है। और वैसे भी वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में जब चंद्रमा बैठता है ना, तो व्यक्ति अपने लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अपने साथ वालों के लिए, खुद के लिए कुछ इकट्ठा नहीं कर पाता, कुछ बटोर नहीं पाता। ये मुश्किल होती है। तो सप्तम भाव का आइसोलेटेड चंद्रमा, अकेला चंद्रमा इनको मुश्किलों में डालता है और इनके सुख में कमी करता है। इसी चंद्रमा की वजह से इनके ऊपर नशे का आरोप भी लगा और अपराध का आरोप भी लगा कि इन्होंने साहब ये क्राइम किया, इनके ऊपर ये एक्ट लगा दो, उनके ऊपर वो एक्ट लगा दो। तमाम तरह की जो लीगल कॉम्प्लिकेशन हुई, उसके लिए भी ये आइसोलेटेड चंद्रमा, अकेला चंद्रमा यकीनन जिम्मेदार है, यकीनन इसकी जिम्मेदारी हम मानेंगे। इसके अलावा बृहस्पति इनका द्वादश भाव में बैठा हुआ है, 12th हाउस में। 12th हाउस को हम मुक्ति का भाव मानते हैं, मोक्ष का भाव मानते हैं, ज्ञान का, धर्म का, भक्ति का भाव मानते हैं। बृहस्पति द्वादश भाव में बैठकर इनको धार्मिक तो बनाता है, रिलीजियस तो जरूर हैं ये, उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इनकी पुरानी समस्याओं को खींच खींच कर बाहर भी लाता है। यही बृहस्पति की मुश्किल है कि बृहस्पति आपको हर समस्या से मुक्त तो करेगा, लेकिन पहले समस्याओं को बाहर लगाएगा, आपको मुश्किलों में ले जाएगा, उसके बाद उन समस्या को दूर कर देगा और आपको शुद्ध कर देगा। जिंदगी में पूरी तौर से समस्याओं को हटा तो देता है बृहस्पति, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी नहीं होती, और इसी वजह से एक एक करके समस्याएं इनके ऊपर आती चली जाती हैं। लेकिन यही बृहस्पति इनकी समस्याओं से इनको बाहर निकालता है। और अगर आप देखें तो इनका झुकाव, इनका रुझान धर्म की तरफ अद्भुत मात्रा में है। स्पिरिचुअल बहुत हैं, धार्मिक बहुत हैं, चैरिटेबल काम में इन्वॉल्व होते हैं, इसी बृहस्पति की वजह से। अब इस कुंडली का अगर एक विलेन हम कहें, कौन है विलेन, तो संजय दत्त की कुंडली का विलेन है चंद्रमा, मून, और कुछ अंशों में बृहस्पति। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद दशम भाव में बैठा हुआ मंगल वो ग्रह है जो इनको बचा ले जाता है। दशमस्थ मंगल इनको मुश्किलों से निकालता है, और शास्त्र कहता है कि अगर सिंह राशि में मंगल बैठा हो तो आदमी को अद्भुत पॉपुलैरिटी मिलती है, लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। तो दशम भाव का मंगल वो ग्रह है जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, और सप्तम भाव का चंद्रमा वो ग्रह है जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो क्या है कुंडली की ताकत और क्या है कमजोरी, ये हमने जान ली। अब ये जानना और भी आवश्यक है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तकरीबन 57 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे, एक अभिनेता के तौर पे, या राजनीति में जाएंगे, या डायरेक्टरशिप में जाएंगे, अब क्या होगा, क्या सितारे क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं
कि अभी संजय दत्त जी की महादशा चल रही है शनि की, अंतरदशा भी है शनि की। और शनि में शनि की जो दशा है इनकी कुंडली में, इसको हम मध्यम कहेंगे, न बहुत अच्छा कहेंगे न बहुत बुरा कहेंगे। इसी दशा की शुरुआत के तकरीबन साथ साथ इनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। शनि इनके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और शनि वहां पर बैठकर वक्री भी है, रेट्रोग्रेटेड भी है। तो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ शनि, वक्री शनि, कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किलें तो बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे जैसे शनि की दशा आगे जा रही है और जैसे जैसे ये आगे बीतेगी, आप देखिए इनकी मुश्किलें भी खत्म होनी शुरू हो गई हैं। उसका पहला प्रमाण ये है कि ये फिलहाल जेल से अपनी सजा पूरी करने के बहुत पहले, 8 महीने 16 दिन पहले ही अपनी जेल से बाहर आ चुके हैं और अब एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। अगली दशा, शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा होगी और बुध को हम मानते हैं अभिनय का सबसे बड़ा प्लेनेट, अभिव्यक्ति का प्लेनेट है और अगली दशा इनकी बुध की है। तो हम 2 उम्मीदें जरूर करेंगे। पहली उम्मीद यह है कि शनि में बुध की दशा आने के साथ साथ बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करेंगे और दोबारा से एक अभिनेता के तौर पे इनका स्टारडम शुरू हो जाएगा, इनका जादू जारी हो जाएगा। तो एक अभिनेता के तौर पे संजय दत्त कभी खत्म होते नहीं और इस समय भी खत्म होने की संभावना नहीं बनती। शनि में बुध की दशा से दोबारा चमकने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस समय इनको ऐसा लग रहा है कि ये खुद की फिल्में बनाएंगे, खुद की फिल्में डायरेक्ट करेंगे या किसी धार्मिक कार्य में इनका जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट भी आपको दिख सकता है। क्योंकि अमूमन होता यह है कि शनि की दशा आने पर हम अपने कर्मों को शुद्ध करने के बारे में सोचते हैं और ऐसा इनकी कुंडली में भी हम देख पा रहे हैं कि ये अपने कर्मों को शुद्ध करने के बारे में सोचेंगे और अपने कर्मों को बेहतर करते हुए चले जाएंगे, आगे निकल जाएंगे। तो यह बात निश्चित है कि शनि की दशा का जो निगेटिव पक्ष था, जो नकारात्मक पक्ष था, वो ये झेल चुके हैं और अब आने वाले समय में एक अच्छे अभिनेता, एक अच्छे निर्देशक के तौर पे स्टैब्लिश होंगे और किसी धार्मिक कार्य में और किसी चैरिटेबल सहायता वाले कार्य में इनका इन्वॉल्वमेंट, इनकी जो भूमिका है वो आप देख पाएंगे। एक बहुत खास बात आपको बताऊं कि इनकी कुंडली में राजनीतिक इंक्लिनेशन भी है। इनकी कुंडली में थोड़ा सा राजनीतिक झुकाव भी है। बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बन गए थे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल झुकाव तो है, उससे इनकार नहीं करेंगे। लेकिन ज्योतिष इनके लिए राजनीति को अच्छा नहीं ठहरा सकता, क्योंकि नवमांश में इनका सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है और लग्न में सूर्य वैसे भी जलचर राशि में है। तो राजनीतिक सपोर्ट इनको मिलेगा, बड़े बड़े राजनेताओं का समर्थन इनको मिलेगा और राजनीतिक सपोर्ट से आगे जाएंगे भी। लेकिन राजनीतिक रूप से ज्योतिष कहता है कि इनके लिए कुछ बड़ा मामला है नहीं, इसीलिए राजनीति में जाना या राजनीति का कार्य करना इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। बल्कि मामला उल्टा है, राजनीति में जाने से इनको पद प्रतिष्ठा का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं इनके लिए अपयश का कारण, मुश्किल का कारण ये मामला बन सकता है। तो निवेदन यही है कि चैरिटेबल काम करिए, सामाजिक कार्य करिए, बड़ी अच्छी बात है, फिल्में बनाइए, फिल्मों में अभिनय करिए, और भी अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिक्स में जाने से बचिए, राजनीति में जाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि राजनीति आपके लिए एक पॉइजन साबित होगी, एक जहर साबित होगी। तो भैया अच्छा यही है कि सबके संरक्षक बन के रहिए। किसी एक पार्टी विशेष के, किसी एक समुदाय विशेष के लिए काम करना ये बहुत अच्छा नहीं है। राजनीति में न जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अब एक और भी सवाल पैदा होता है, क्या होता है भाई, इनका जो वैवाहिक जीवन है ना, इनकी जो मैरिटल स्थिति रही है वो हमेशा ही बड़ी दुर्भाग्यशाली रही है। अगर आप देखें तो हमने आपको शुरू में बताया कि सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है उच्च राशि का, और सप्तमस्थ चंद्रमा जब भी उच्चस्थ होता है, उच्च राशि में बैठता है, मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें यकीनन आती हैं और आती हुई दिखाई देती हैं। इनके वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की दिक्कतें आई, इनके पत्नी के साथ दिक्कतें आई, पत्नी के स्वास्थ्य के साथ दिक्कतें आई, विवाह को लेकर इनके ऊपर तमाम आरोप भी लगे। अभी अगर हम आने वाले वक्त की बात करें तो मैं कहूंगा कि इनको अभी भी अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मामला उतना गंभीर नहीं दिखाई देता, अब चीजें थोड़ी सी बेहतर हो रही हैं, थोड़ी सी इंप्रूव कर रही हैं। ऐसा लगता है कि भविष्य में इनको अपने परिवार और पत्नी का एक मजबूत सपोर्ट प्राप्त होगा। लेकिन चूंकि सप्तम भाव में चंद्रमा है, शनि वक्री है, इसलिए लग्न में भी उसकी स्थिति है, महादशा शनि की है, इसलिए पत्नी का स्वास्थ्य एक
तनाव दे सकता है, एक समस्या दे सकता है। अनुरोध इनसे यही है कि आने वाले वक्त में अपने पत्नी के स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखेंगे। अगर पत्नी के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत होती है तो उस मामले में लापरवाही ना करें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर है। तो आने वाले वक्त के हिसाब से दो चीजों पर इन्हें विशेष ध्यान देना है। एक, पॉलिटिक्स पर, राजनीति में ना जाएं तो बहुत अच्छा, और दूसरा, अपनी पत्नी की सेहत का बहुत ख्याल रखें। और एक बात और बता दूं, जो योजनाएं बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसमें थोड़ी सावधानी रखेंगे। अगर अपनी योजनाओं में, अगर अपनी प्लानिंग को गोपनीय रखेंगे तो इनको सफलता ज्यादा मिलेगी। अब ज्योतिष की सलाह क्या है इनके लिए? ज्योतिष की 3 सलाह है। पहली सलाह, इनकी कुंडली में सर्वाधिक फेवरेबल प्लेनेट है मंगल, तो एक मूंगा पहनना चाहिए इनको, और मूंगा पहनने से इनके मंगल को ताकत प्राप्त होगी, जिसकी वजह से जो इनकी स्ट्रेंथ है वो आगे बढ़ेगी। एक मूंगा और एक पुखराज। पुखराज पहनने से डिवाइनिटी आएगी, दैवीय कृपा मिलेगी और मुश्किलों से बाहर निकलना आसान होगा। तो एक पीला पुखराज और एक मूंगा इनको अवश्य पहनना चाहिए। मोती पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर मोती पहनने से इनकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, कहीं ना कहीं ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं और दिक्कतें इनको परेशान कर सकती हैं। तो सिर्फ मूंगा और पीला पुखराज पहने, मोती पहनने से बचें तो इनके लिए बेहतर होगा। दूसरा, चूंकि चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, खराबी चंद्रमा की है और चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं भगवान शिव, इसलिए जीवन में हर मुश्किल की दशा में जितना ही भगवान शिव के निकट जाएंगे, जितना ही भगवान शिव की उपासना आराधना करेंगे, उतना ही ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा, उतना ही ज्यादा इनके लिए अच्छा होगा। तो ज्योतिष की सलाह यही है कि अपने बृहस्पति को मजबूत करें, अपने मंगल को मजबूत करें। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए एक पीला पुखराज जरूर इनको पहनना चाहिए, और मंगल को मजबूत करने के लिए एक मूंगा धारण करना चाहिए। और चूंकि प्रॉब्लम चंद्रमा की है, प्रॉब्लम मून की है, इसीलिए चंद्रमा को बेहतर करने के लिए अगर भगवान शिव की निरंतर उपासना करें तो इनकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी आने वाले दौर में, आने वाले समय में कोई खास मुश्किल हम देख नहीं पाते हैं। अब इनके स्वास्थ्य पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि सेहत भी एक बड़ा सवाल हो सकता है, बड़ा फैक्टर हो सकता है जो इनके लिए महत्वपूर्ण हो। अभी के लिए शनि में शनि की दशा, शनि बैठे हुए हैं धनु राशि में वक्री, तो स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियों की समस्या और जोड़ों की, ज्वाइंट की समस्याओं से इनको बचाव करना है कि हड्डियों में दिक्कत ना हो, ज्वाइंट पेन ना हो, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ना हो, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत ना हो, हड्डियों की समस्या पे ध्यान देना है। और इसके बाद अगली दशा है बुध की। बुध बैठा है नवम स्थान में, तो यूरिन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम और लिवर की, आंतों की, यानी पेट के अंदर का जो मामला है ना, उसकी प्रॉब्लम पे और यूरिनरी आर्गन की प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पे थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। मैं फिर कहूंगा कि चूंकि बृहस्पति लगातार अब मजबूत से मजबूत होते जाएंगे, बृहस्पति अभी सिंह में है, इसके बाद कन्या में जाएंगे, फिर तुला में जाएंगे, यानी वो ग्रेजुअली बेहतर होते जाएंगे, इसीलिए इनका आने वाला वक्त भी बेहतर होगा ही होगा। सिर्फ इनको अपने निर्णयों को ठीक रखना होगा, और उसके लिए हमने पहले भी बता दिया कि भाई पुखराज और मूंगा पहन लेंगे, राजनीति से दूर रहेंगे, पॉलिटिक्स की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और अपनी पत्नी की सेहत का और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। बाकी तो मानव के जीवन में दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन करियर के हिसाब से दोबारा चमकेंगे, और इस बार की चमक सबसे ज्यादा मजबूत होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। एक अभिनेता के तौर पर, एक निर्देशक के तौर पर, एक फिल्म निर्माता के तौर पर बड़ा वक्त उनका शुरू हो रहा है, और इस बड़े वक्त का जबरदस्त फायदा उठा पाएंगे। फिर कहूंगा, किसी चैरिटेबल कार्य में, किसी धार्मिक कार्य में इनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगा, और उस इन्वॉल्वमेंट का फायदा भी इनको जरूर मिलेगा। इसीलिए आने वाले वक्त में सफलता निश्चित है। सिर्फ सलाह पर ध्यान दें, लापरवाही ना करें तो इनके लिए बेहतर है। अब अंतिम बात यह है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में इनको अपनी योजनाओं को शेयर नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो पास के लोग, नजदीक के लोग अक्सर मुश्किल पैदा करते हैं। आइसोलेटेड चंद्रमा, अकेला चंद्रमा आपके निकट के लोगों से आपके लिए मुश्किलें बढ़ा देता है। इसीलिए आने वाले वक्त में आप क्या प्लानिंग करते हैं, क्या योजनाएं बनाते हैं, किस मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्या दिशा दशा है आपकी, इस तमाम स्थितियों पर, इन तमाम परिस्थितियों पर मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों पर अपनी योजनाओं को आप गोपनीय रखें, अपनी योजनाओं को इधर उधर शेयर ना करें, तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। अपनी योजनाओं को जितना आप गोपनीय रखेंगे और तब प्लानिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदेमंद आपके लिए सिद्ध होगा आने वाला वक्त। अब आपको एक बात और बता दें,
अगर हम संजय दत्त के नाम की जांच करें, संजय दत्त नाम की शुरुआत होती है एस अल्फाबेट से, और एस अल्फाबेट के लिए जो जो अक्षर सर्वाधिक ताकतवर होते हैं वो भी हम इन्हें बताते हैं। एस अल्फाबेट के लिए सबसे पहले ताकतवर होता है एस खुद। एस के लिए सबसे अच्छा तो होता है एस खुद, तो अगर एस मिल जाए आपको तो बड़ा अच्छा है। दूसरा अल्फाबेट होता है ए। एस का जो कॉम्प्लीमेंट्री अल्फाबेट है, जो एस को सपोर्ट करता है, वो अल्फाबेट होता है ए, यानी आपके लिए एस ए। तीसरा अल्फाबेट है पी, चौथा अल्फाबेट है आर, और पांचवा अल्फाबेट है एन। एस, ए, पी, आर और एन, ये तमाम अक्षर आपको अद्भुत सफलताएं देंगे। आने वाले वक्त में कोई काम करना हो, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, किसी दिशा में आगे बढ़ना हो, तो इन अक्षरों का ध्यान रखिएगा, चाहे वो नाम रखने की बात हो, चाहे वो चुनाव करने की बात हो। अगर इन अक्षरों का ध्यान ये देते हैं तो आने वाला वक्त इनके लिए बेहद अच्छा होगा। सही नाम और सही काम के साथ इनको सफलता जरूर मिलेगी। मैं फिर से दोहरा दूं, एस, ए, पी, आर और एन, ये अक्षर इनके लिए आने वाले वक्त में एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक बड़ी भूमिका अवश्य ही अदा करेंगे। तो संजय दत्त की जो कुंडली है, तमाम उतार चढ़ावों के होने के बावजूद इनको सफलता के दर्शन करा रही है, और आने वाले वक्त में हम उम्मीद यही करेंगे कि सफलताएं प्राप्त करेंगे। लेकिन जो हमने सलाह दी है, अगर उस पर गौर करेंगे तो सफलता लंबे समय तक चलती रहेगी, मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। मनी पमग नी पमग सनी पमनी सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,